नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रश्मि आज भी रास्ते में यही सोचती हुई जा रही थी कि आज घर जाकर क्या बोलेगी। अगर माँ पूछेंगी कि आज का इंटरव्यू कैसा रहा, कितने ही दिन हो गए धक्के खाते हुए पर कहीं भी जॉब मिलती ही नहीं, हर जगह फोर्स सिफारिश ही है, आपके टैलेंट को कोई नहीं पूछता। आजकल सबको सुंदर, स्मार्ट और आकर्षक लड़कियाँ चाहिए, यहाँ सादगी को कौन पूछता है। वह बहुत झुंझलाई हुई थी कि तभी वह घर की ओर मुड़ गई। माँ ने आतन पूछा, क्यों, क्या हुआ, मिल गई नौकरी, कैसा रहा इंटरव्यू? इस बार तो मिल ही जाएगी, बता कुछ काम बना। रश्मि थोड़ा खींचते हुए, माँ पानी तो दे देती, फिर बताती हूँ। आई नहीं कि तुमने सवालों की झड़ी लगा दी। माँ समझ गई कि आज भी काम नहीं बना है। वह बोली, कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। रश्मि लेटे लेटे सोचने लगी कि आगे क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। बैंक में भी थोड़े ही पैसे बचे हैं, अब क्या करूँ, कौन देगा हमें पैसे, हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है। तभी माँ चाय के संग कुछ खाने के लिए भी लेकर आईं और रश्मि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तेरे अलावा कौन है मेरा बेटा, अब तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, पर कैसे? माँ हमेशा से ही हिम्मत देती आई है, पहले पापा को और अब मुझे। माएँ ऐसी होती ही हैं, जो कमज़ोर पड़ता है वो खुद उसका साहस बन जाती हैं। माँ, जब पापा थे तो आप हम सब कितने आराम से रहते थे, सब कुछ उन्होंने कितनी अच्छी तरह संभाल कर रखा था, पर उनकी अच्छाई का लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया। रश्मि और उनका दिया धोखा उनकी जान ही लेकर चला गया। माँ ने कहा, पापा थे तो इतनी अच्छी जगह में हम दोनों रह भी रहे थे, नहीं तो उनके रिश्तेदारों ने तो इसको भी हथियाने की बहुत कोशिश की। और ये हमारी कोठी कितनी बड़ी है, इसकी देखभाल, इसको संभालने के लिए भी पैसा चाहिए। हाँ बेटा, तभी तो आज तक कोई किराएदार नहीं रखा, क्योंकि अब किसी पर भरोसा ही नहीं रखा है। माँ के सोने के बाद रश्मि बहुत देर तक बालकनी में खड़ी रही, सड़क की ओर देखती रही और सोचती रही कि कितनी ही नौकरियों को उसने खुद ही मना किया, क्योंकि वो सब दूसरे शहर में नौकरी दे रहे थे और माँ ना तो ये शहर ही छोड़ना चाहती हैं और ना ही ये घर। इन सब में वह पापा को महसूस करती हैं। ये सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उसके नाजुक कंधों पर आ गई, वह उसे कैसे संभालेगी। अगली सुबह माँ ने चाय के साथ उसको जगाया और बोली, आज तो इतवार है, तो क्या तुम मंदिर चलोगी मेरे साथ? रश्मि ने नींद में ही हाँ बोला और चादर लपेट कर सो गई। तभी डोरबेल बजती है और एक आदमी फूलों का गुलदस्ता देता है। माँ बोलते हुए, रश्मि देखो, ये आज फिर आया है, ये गुलदस्ता कौन है जो इतने सालों से ये गुलदस्ता भेजता आ रहा है? रश्मि उठते हुए कहा, पता नहीं माँ, किसका दिमाग खराब है और किसके पास इतना फालतू टाइम है जो इन सब में अपना समय खराब कर रहा है। रश्मि ने गुलदस्ता उठाया और फूलदान में लगा दिया। उसने कभी भी वो गुलदस्ता फेंका नहीं। उसका कांड था, उसमें सफ़ेद रजनीगंधा के फूल, जो कि उसे बहुत पसंद थे। रश्मि सोचने लगी कि जो भी ये फूल भेज रहा है वह उसको बहुत करीब से जानता है, पर कैसे, ये वह कभी समझ नहीं पाई। पर ये कैसे संभव है, ये तो वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने कभी भी किसी को अपने इतना करीब आने ही नहीं दिया जो उसे इतना नज़दीक से जान पाए।
एक बात और भी थी उस बुके में जो रश्मि को और भी हैरान कर देती थी। उसमें हमेशा एक नोट लिखा होता था जिसमें अक्सर कुछ ऐसा लिखा होता था जो उसे नसीहत दे रहा होता था, और जब जब उसने वो नसीहत मानी उसकी परेशानियां थोड़ी कम हुईं और उसे अपनी राह आसान दिखाई देने लगती। कभी कभी रश्मि को थोड़ी राहत होती, पर अगले ही पल झुंझलाहट भी, क्योंकि वो उस अजनबी का पता नहीं जान पाई। उसने कोशिश तो बहुत की थी उसे ढूंढने की। आखिर ये कौन है जो मुझे पाम्पे से सालों से फूल भेज रहा है। आज के समय में जब कोई बिना मतलब के किसी से बात तक नहीं करता, तब ये महाशय अधिकतर इतने महंगे फूल भेज दिया करते हैं। ना जाने क्यों, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। क्या कोई मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है, या फिर मेरे पापा की संपत्ति हथियाने के लिए ये कोई सब कर रहा है। अजीब सी कशमकश है। ये सोचते हुए वह माँ की आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गई। तभी माँ ने कहा, कहाँ खो गई तुम? मंदिर नहीं चलना? हाँ हाँ माँ, चलते हैं, बस मैं अभी तैयार होती हूँ। रश्मि फटाफट तैयार हो जाती है। दोनों मंदिर में दर्शन कर एक जगह शांति से बैठ जाते हैं। माँ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून है इस जगह। हाँ माँ, क्या हुआ? माँ, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, अपने बचपन की याद आ गई। मेरा गांव भी पहाड़ों के बीच था, वहाँ भी बहुत शांति थी। शहर की भाग दौड़ से दूर कितना शांत और स्वच्छ वातावरण था। आप अपने घर क्यों नहीं जाती? नानी जी तो हैं अभी। हाँ है तो, पर माँ के जाने के बाद कभी मन ही नहीं हुआ वहाँ जाने का। और पिताजी भी अब अपने बेटे के परिवार में मगन हैं, उनको भी मेरी कहाँ याद आती है। कोई बात नहीं माँ, हम इस बार ज़रूर जाएंगे नाना जी के घर। और अब आप कुछ फालतू नहीं सोचेंगी, ठीक है? रश्मि सुबह सुबह ही बैंक के लिए निकल गई और वहाँ उसने मैनेजर से बात की कि क्या कुछ गोल्ड रखकर उसको पैसे मिल जाएंगे। बैंक मैनेजर ने उसको बाहर इंतज़ार करने को कहा। रश्मि बाहर बैठ गई। मैनेजर भी किसी से फ़ोन पर बिजी हो गया। रश्मि बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। अब उसको मैनेजर पर गुस्सा आ रहा था। तभी एक बूढ़ी आंटी बैंक में आई और जैसे ही वो अंदर आई एकदम बेहोश हो गई। सबने उनके पास भीड़ लगा दी। तभी रश्मि जल्दी से आई और बोली कि सब थोड़ा दूर हो जाओ, इनको शायद हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उनकी मदद करता। सब बचने लगे। रश्मि ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे दिए, फिर भी उनको होश नहीं आया। उसने तुरंत कैब बुलाई और उनको हॉस्पिटल ले गई। उसने एक फ़ोन लगाया, उनके ही फ़ोन से जो किसी लड़की ने उठाया। रश्मि ने उसको फ़ोन पर सब बताया और हॉस्पिटल का पता भी बता दिया था। रश्मि ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, इनको क्या हुआ है? ये अचानक बेहोश क्यों हो गई हैं? आप इनकी रिश्तेदार हैं? नहीं, ये अचानक बेहोश हो गई तो मैं इनको हॉस्पिटल ले आई। मैंने इनके फ़ोन से फ़ोन किया है, कोई ना कोई आता ही होगा। क्या बात है डॉक्टर? गंभीर बात है। हाँ, मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, यही समझ आ रहा है कि इनको ब्लड कैंसर है। पता नहीं इस हालत में इनको अकेला किसने छोड़ा। कैसे लोग हैं जो अपनों को इस हालत में छोड़ देते हैं। अब मैं क्या करूं? रश्मि ने फिर फ़ोन किया। इस बार फ़ोन किसी आदमी ने उठाया। रश्मि ने उनको सब बताया। वह व्यक्ति उस घर का नौकर था। उसने कहा कि ही साहब तो विदेश गए हैं और मेम साहब भी घर पर नहीं हैं। आप अस्पताल का पता लिखवा दो, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो बड़ी मेम साहब को ले आएगा। रश्मि ने पता लिखवा दिया। फिर उसने डॉक्टर से मिलकर कहा कि इनका ड्राइवर इनको ले जाएगा अभी आकर।
क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रश्मि उस औरत के पास जाकर बैठ गई और उसने पूछने लगी, अब कैसी हैं आप? वो औरत बस रश्मि की तरफ देखती रही और फिर थोड़ी देर बाद बोली, मेरा बेटा नहीं आया, मुझे यहाँ कौन लाया? आंटी जी, आपको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। आप बैंक में बेहोश हो गई थीं। अभी आपका ड्राइवर आपको लेने आ रहा है। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप लेटी रही। थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी आ गया और वह उनको ले जाने लगा तो डॉक्टर ने ड्राइवर से कहा कि आपको बिल भरना होगा, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। साहब, हम तो पैसा नहीं लाए। अब डॉक्टर परेशान क्या करे क्या ना करे। तभी रश्मि ने कहा, तुम अपने साहब का फ़ोन नंबर दो, वो तो है ना? हाँ हाँ, नंबर है, अभी देता हूँ आपको। रश्मि ने फ़ोन किया। उधर से भारी भरकम आवाज़ आई, जी बोलिए, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। रश्मि आवाज़ सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आपकी माताजी हॉस्पिटल में हैं। फिर उनको जल्दी से फ़ोन पकड़ा दिया। डॉक्टर ने उनको जाने दिया। तभी रश्मि ने तुरंत ड्राइवर को रोका और उसके मालिक के घर का पता मांगा। ड्राइवर ने उसको डॉक्टर समझकर पता दे दिया और वो चले गए। रश्मि घर की ओर चल दी और वहाँ बहुत ही अजमसम में पड़ गई। क्या कि उसकी ही आवाज़ थी, पर वो तो ना नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तभी वह एक तेज हॉर्न की आवाज़ से चौंक कर एक तरफ गिर गई। थोड़ी देर ऐसे ही गुमसुम बैठी रहती है, फिर खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी ऑटो रिक्शा कर घर पहुंचती है। माँ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। माँ एकदम घबराते हुए, क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो? माँ माँ माँ, वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। उसकी आवाज़, वो वहीं है, वो वहीं है। माँ, वो आवाज़ मैं कैसे भूल सकती? उसकी चीखें आज भी मेरे कानों को सुनाई देती हैं। अरे, कौन आ गया है? किसकी बात कर रही है? मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। रोहन रोहन वापस आ गया। माँ के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है और वह घबरा कर जमीन पर गिर जाती है। दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। माँ खुद को संभालते हुए, पर रश्मि, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, वो हम सब के सामने ही चला गया था। हम सब ने उसकी कार के साथ जलते देखा है। तुम तो बेहोश हो गई थीं, पर मैं, तेरे पापा, उसका परिवार सब थे वहाँ। ये रोहन नहीं है, कोई और ही है। वो आवाज़ किसी और की होगी। तुम्हारा वहम है कि वो रोहन है। रोहन नहीं इस दुनिया में, अब समझी। रश्मि भी सोच में पड़ गई कि क्या गलत है, वो आवाज़ रोहन की नहीं हो है तो फिर किसकी है? नहीं माँ, समझ नहीं रही। मैं रोहन की आवाज़ कैसे भूल सकती हूँ? बड़ी मुश्किल से माँ की खातिर उसने जैसे तैसे खाना खाया, पर नींद तो आँखों से कोसों दूर थी। पर अचानक वह एक झटके के साथ उठती है और उसे कुछ याद आता है। वह तुरंत माँ के पास जाती है और पूछती है कि उस दुर्घटना में क्या रोहन की बॉडी मिली थी? किसने किया था उसका अंतिम संस्कार? माँ बोली, पता नहीं, क्योंकि तेरे बेहोश होने और होश में न आने के कारण मैं और तेरे पापा बहुत डर गए थे। तुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और पूरे 3 दिन बाद तुझे होश आया था। शायद उसके चाचा और चाची ने किया होगा, उनके अलावा तो उसका कोई नहीं था। हाँ माँ, उसका तो कोई नहीं था, पर माँ, मैं सारी ज़िंदगी ना तो रोहन को भूल सकती हूँ और ना ही उस हादसे को, क्योंकि वह मुझे ज़िंदगी देकर खुद मेरी मौत साथ ले गया।
क्या बोल रही है तू? और आज इतने सालों बाद अचानक उस हादसे को क्यों याद कर रही है? क्योंकि माँ, इतने सालों तक मैं बहुत डरी हुई थी। रोहन का इतना भयानक एक्सीडेंट और कुछ समय बाद पापा का यूं ही चले जाना, सब कुछ एक बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए। इसीलिए मुझे मौत से डर लगने लगा था और मैं इस डर के कारण ही कभी रोहन का जिक्र नहीं करती थी। पर बेटा, अब क्यों इतना सोचना? इतना सब जा आराम कर, अब जाने वाले तो लौटते नहीं नाई। ये कहते हुए माँ की आंखें नम हो गईं। परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारा साथ ध्यान रखूंगी और कुछ नहीं सोचूंगी। हाँ बेटा, तेरे सिवाय अब मेरा कोई नहीं है। तू तो अपना ध्यान रख। रश्मि माँ को प्यार करके सोने चली जाती है। रात को अचानक रश्मि घबरा कर एकदम से उठकर बैठ जाती है और खुद को पसीने में भीगा हुआ पाती है, जैसे उसने बहुत अधिक मेहनत वाला काम किया हो। वो कुछ समझ नहीं पाती उसको क्या हो रहा है। उसका पूरा बदन टूट रहा था और पूरे शरीर में बहुत अधिक दर्द था। वह तुरंत उठकर पानी पीती है और बालकनी में जाकर बैठ जाती है। ठंडी ठंडा हवा उसे बहुत राहत देती है। सुबह माँ उठती हैं और रश्मि को बिस्तर पर न देख कर घबरा जाती हैं और बालकनी में जाती हैं। वहाँ रश्मि को सोता देख उनको बहुत राहत मिलती है और वह उसको प्यार करती हैं। इससे उसकी आँख खुल जाती है, वह माँ के गले लग जाती है, फिर फ्रेश होने चली जाती है। रश्मि जल्दी जल्दी तैयार होकर माँ से कहती है कि माँ, मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। पर तुम जा कहाँ रही हो, कुछ तो बताओ। माँ, आकर बताऊँगी और नाश्ता भी बाहर कर लूँगी। और वो जल्दी ऑटो करके पहुँचती है एक बहुत बड़े बंगले के आगे और ऑटो को 15 मिनट रुकने का बोलकर उस बंगले के गार्ड को बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और माँ जी को देखने आई हूँ। गार्ड उसे रुकने का इशारा कर बंगले में फ़ोन करके कुछ बात करता है और फिर रश्मि को अंदर जाने को कहता है। रश्मि अंदर जाती है तो एक नौकरानी उसे माँ जी के पास लेकर जाती है। माँ जी उसको देखकर उसको बैठने को कहती हैं। रश्मि उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वह बोलती हैं कि अब काफ़ी ठीक हैं। रश्मि उनकी दवाइयाँ देखती है और फिर जाने को होती है। तब तक नौकरानी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी उससे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम रश्मि है और आप बड़ी हैं। उस समय मैं आपको लेकर घबरा गई थी, इसीलिए तुरंत हॉस्पिटल ले गई। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरी माँ को हॉस्पिटल लेकर आई हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच रश्मि जी। रश्मि आवाज़ सुनकर एकदम हड़बड़ा जाती है और वहाँ से जाने को होती है और जल्दी जल्दी में उसी से टकरा जाती है। तभी माँ जी बोलती हैं, अरे रश्मि, ये तो मेरा बेटा है आदित्य, तुम इतना घबरा क्यों गई? रश्मि खुद को संभालते हुए उसे ध्यान से देखती है और देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर स्मार्ट युवक खड़ा था जो थोड़ा हैरानी से रश्मि को देख रहा था। फिर वह बोला कि रश्मि, आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। उसकी आवाज़ सुनकर रश्मि को तुरंत रोहन की याद आ जाती है। वह एकदम से बोल पड़ती है, रोहन। आदित्य बोलता है, सॉरी, क्या आपने कुछ कहा क्या? रश्मि बोली, जी नहीं, मैं अब चलती हूँ। और वह तेज कदमों से बाहर निकल जाती है और ऑटो को लेकर होटल के पते पर चलने को बोलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।